हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे कंपनी लॉ से रिलेटेड, खास करके डेफिनेशन सेक्शन से रिलेटेड। चूँकि डेफिनेशन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और हमने कहा था कि आप उसके उत्तर ढूंढिए और उसके उत्तर ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, तो चलिए आज उसको देखते हैं कि वो आंसर क्या होंगे और डिटेल्स उसके डिस्कस करेंगे हम लोग आपके साथ। पहला क्वेश्चन था, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन थे 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए। अब जो कंपनीज एक्ट 2013, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो नया कॉन्सेप्ट आया पहली बार 1% कंपनी का। इसके पहले अगर आपको कोई कंपनी का गठन करना हो, किसी भी प्रकार की कंपनी का, तो कम से कम कंपनी का गठन करना हो तो कम से कम प्राइवेट कंपनी के लिए आपको 2 लोग होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। और अगर आप पब्लिक कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं तो मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए थे। 2013 के पहले सिंगल पर्सन कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में सिंगल पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया। सिंगल पर्सन कंपनी, सिंगल पर्सन व्यक्ति मतलब अकेला व्यक्ति भी किसी कंपनी का निर्माण कर सकता है, और ये प्रोविजंस हैं आपके सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिंगल पर्सन कंपनी की परिभाषा दी गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। हाँ, तो आप अकेले भी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। 9 लोगों की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। पब्लिक कंपनी आपको अगर निर्माण करना है, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप 7 लोगों से, मिनिमम 7 लोगों से आपको शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको करना है तो 2 से शुरू कर सकते हैं, 3 की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो क्या है? 1, क्योंकि अब अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी को परिभाषित किया गया है। अब 1 पर्सन कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया है? ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि 1 पर्सन कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2 सब क्लॉज 62 में। अकॉर्डिंग टू 2 सब क्लॉज 62, 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज ओनली पर्सन एज ए मेंबर, जहाँ एक ही मेंबर होते हैं। ठीक है। अगर हम सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 की बात करें तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में बैंकिंग कंपनी को परिभाषित किया गया है ना। सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 की बात करें तो उसमें क्या किया गया है? उसमें कंपनी की परिभाषा दी गई है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। हाँ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 63 में क्या कहा गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 63 में आपकी परिभाषा दी गई है ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है आप देखेंगे, और जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब आधे से अधिक मेंबर्स जो हैं, अगर उसके प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 114 में, डिटेल्स में दिए गए हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के। हाँ, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे डिटेल्स क्या होता है। हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन कहीं पास कराना हो तो अगर मान लीजिए 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर में 75 मेंबर्स अगर मत एक साथ मत में हैं, 25% अगर विरोध में हैं, तो वहाँ पे वो क्या होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हो जाएगा। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है? आधे से अधिक मेंबर हैं तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कोई भी बोर्ड ऑफ मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव पास कराना हो तो आप करा सकते हैं। तो 2 तरह के रिजोल्यूशन पास होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में 3/4 आपके मत होने चाहिए,
और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आपको आधे से अधिक मत होने चाहिए। खैर ये वहाँ आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। तीसरा है कंपनी को परिभाषित क्या किया गया है। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, सेक्शन 220, सेक्शन 230, सेक्शन 235 एंड सेक्शन 245। मैंने कहा ऑलरेडी कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है, कंपनी की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दिस एक्ट मीन्स ये जो एक्ट है ये क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 है। हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 है ये जो हम लोग का चल रहा है। तो दिस एक्ट के द्वारा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो या एनी प्रीवियस कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड हो। अब देखिए प्रीवियस कंपनी लॉ का मीनिंग देखेंगे तो उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, 2 सब क्लॉज 67 में। 2 सब क्लॉज 67 देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस कंपनी के बारे में बताया गया है कि जो कंपनी एक्ट आपका 1866 है या कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956 और भी बहुत सारे, ये सारे कंपनीज एक्ट क्या है, प्रीवियस लॉ हैं। और इस प्रीवियस लॉ के अंतर्गत भी अगर किसी कंपनी का निर्माण हुआ है तो वो भी कंपनी कहा जाएगा। जबकि सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 में डिवेंचर को परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 35 में डिविडेंड को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी को परिभाषित किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4। सरकारी कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया। मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया, अभी बताया गवर्नमेंट कंपनी को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में। ये सही है। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसके पास कम से कम 51% शेयर होते हैं और वो गवर्नमेंट कंपनी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के 51% शेयर या उससे ज़्यादा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके हो या 2 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिला करके 51% से ज़्यादा शेयर हो। तो इस तरह से भी अगर गवर्नमेंट के पास 51% से ज़्यादा शेयर हैं किसी कंपनी के तो वैसी कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और इसका परिभाषा कहाँ दिया गया है, इसका परिभाषा दिया गया 2 सब क्लॉज 45 में। ठीक है, 2 सब क्लॉज 40 में जो परिभाषा दिया गया है वो दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड 2 सब क्लॉज 47 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परिभाषा दी गई है और 2 सब क्लॉज 50 में इशूड कैपिटल की परिभाषा दी गई है, इशूड कैपिटल। ठीक है, अगला है कंपनी से क्या तात्पर्य, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। तो इसके लिए ऑलरेडी हम कंपनी की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, कहाँ देखा है, 2 सब क्लॉज 20 में। 2 सब क्लॉज 20 क्या है, 2 सब क्लॉज 20। 2 सब क्लॉज 20 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा में कहा गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब निगमित होना चाहिए, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो उसकी परिभाषा में ही ये कहा गया है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए मतलब निगमित होनी चाहिए, निगमित कंपनी को ही कंपनी माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका उत्तर क्या होगा, निगमित कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इसका सही उत्तर है ए। छठा, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से तात्पर्य है। अब न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है ये आपको देखना होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि न्यायालय से क्या तात्पर्य, सेशन न्यायालय है, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है या धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय है ना, या ये सभी हैं, इसके लिए आपको न्यायालय की परिभाषा देखनी होगी। और न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है, न्यायालय की परिभाषा दी गई है 2 सब क्लॉज 29 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 29 में पढ़ेंगे तो वहाँ है कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है,
वो 1 और 2 में, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 29 के फिर तीसरे इस पैराग्राफ में जाएंगे तो वहाँ कहा गया है कि द कोर्ट ऑफ सेशन हैविंग जुडिक्शन टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यानी आपका सेशन न्यायालय इसमें आएगा। आगे कहा गया द स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 435, यानी धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय भी आएंगे। और आगे कहा गया एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब मेट्रोपॉलिटन महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाँ, तो उनको जुडिक्शन है तो वो भी आएंगे अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो सेशन न्यायालय भी आएगा, महानगर मजिस्ट्रेट भी आएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी आएगा, और धारा 435 के अधीन जो स्थापित विशेष न्यायालय हैं वो भी आएंगे। धारा 435 जो है वो चैप्टर, अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके चैप्टर 28 में आप एक सेक्शन 43(5) की हेडिंग में दिया गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट के बारे में, वहाँ बताया गया है, जहाँ पे युवक कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट इस कंपनीज एक्ट के लिए बनाया जा सकता है, त्वरित न्याय के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए। तो इसमें ये सारे न्यायालय आते हैं, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 7वां प्रश्न है डिवेंचर मतलब ऋण पत्र में शामिल होते हैं। ऋण पत्र में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन है डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, और तीसरा क्या है कंपनी के ऐसे दस्तावेज जो ऋण के साक्ष्य के रूप में हो। तो इसके लिए आप डेफिनेशन क्लॉज में जाइए। डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शन 2 सब क्लॉज 30, सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 में आप जाएंगे तो वहाँ पे डिवेंचर की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट, एनी अदर, तो ये तीनों ही उसमें आते हैं, ये तीनों ही उसमें आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं। इसमें मिलान करना है कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन इसमें गलत है। तो इसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 30, ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि डिवेंचर के बारे में बताया गया। अभी देखा हमने कि डिवेंचर मीन्स क्या है, स्टॉक है, बॉन्ड्स है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए कंपनी एविडेंस है, डेप्ट है, मतलब ये सही है, ये आते हैं। ये दूसरा है 2 सब क्लॉज 46, 2 सब क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है? होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपने पढ़ा है, तो ये 46 में है धारक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, तो ये भी सही है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 56, सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 जो है वो बात करता है किसके बारे में? वो बात करता है मेमोरेंडम के बारे में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 मेमोरेंडम के बारे में बात करता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। मेमोरेंडम मीन्स MOA, मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी का कह सकते हैं कि मिनी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ, तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कंपनी के जो उद्देश्य हैं वो लिखे हुए होते हैं, कंपनी का निर्माण क्यों किया जा रहा है, हाँ, कंपनी किस काम के लिए अपना निर्माण कर रही है, और भी जो कंपनी के मेन बातें हैं जिसके अंतर्गत में रहकर कहीं कंपनी काम करेगी, वो मेमोरेंडम में लिखा रहता है। हाँ, तो कंपनी जो सेक्शन 256 सब क्लॉज 56 है वहाँ मेमोरेंडम की परिभाषा दी गई है, न कि सूचीबद्ध कंपनी, लिस्टेड कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो लिस्टेड कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है? लिस्टेड कंपनी की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 में। लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड होते हैं, और एकल व्यक्ति कंपनी जो सिंगल पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में। तो ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, सी और डी दोनों, इसमें एक ऑप्शन ई और रहता है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों ही गलत हैं, लेकिन आप लिख लीजिए सी और डी दोनों ही गलत हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है शेयर को परिभाषित किया गया है। अब इसमें भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 2 सब क्लॉज 30, 2 सब क्लॉज 45, 2 सब क्लॉज 84 एंड 2 सब क्लॉज 87।
तो शेयर को कहाँ परिभाषित किया गया? देखिए सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 जो है उसमें डिवेंचर को परिभाषित किया गया, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी को परिभाषित किया गया। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 84, सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 में शेयर को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 जिसमें कहा गया है शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। और सेक्शन 2 सब क्लॉज 87 में सब्सिडरी कंपनी को परिभाषित किया गया। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जिस कंपनी के पास 50% से ज़्यादा शेयर हो वो क्या कहलाता है? वो होल्डिंग कंपनी कहलाता है। और जिस कंपनी का 51% शेयर हो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कही जाती है। तो 287 में सब्सिडरी कंपनी को परिभाषित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 2 सब क्लॉज 84। अगला प्रश्न है 10वां। शेयर का तात्पर्य है कंपनी का अंश पूंजी, कंपनी का स्टॉक मतलब स्कंध, ए और बी दोनों, कंपनी के प्रमोटर अंश। अब इसका सही उत्तर क्या है? फिर शेयर को जानने के लिए शेयर के डेफिनेशन में जाना होगा। शेयर के डेफिनेशन कहाँ दिए गए हैं? सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 में। ऑलरेडी इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। क्या है? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मतलब अंश पूंजी किसी कंपनी का, और क्या? कंपनी का स्टॉक। ये क्या है? इसका मतलब वो शेयर है। तो इसमें क्या आंसर होगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ही है, इसकी परिभाषा में ही है। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। तो सेक्शन 284 देखना होगा। तो ये जो है ये आपके थे प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आप डेफिनेशन क्लॉज कंपनीज एक्ट 2013 में जाएंगे तो डेफिनेशन क्लॉज में 95 डेफिनेशंस दिए गए हैं। आप इन डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 1-2 प्रश्न इसमें से पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये 10 प्रश्न जो पहले हमने आपको दिए थे पिछले वीडियो में। आज मैंने उसके उत्तर आपके साथ डिस्कस किए, और इसको आप पढ़िए, देखिए, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।